तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज का दिवस 31 जनवरी बाबा साहब के पहला जो प्रकाशन है मुकनायक पत्रिका का प्रकाशन का दिवस है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बाबा साहब के साहित्य का जन्म दिवस है। जिस साहित्य को हम 22 खंडों में या उससे भी अधिक खंडों में बाबा साहब के साहित्य को हम अपने घर पे रखे हुए हैं या हम कुछ खंडों को पढ़े भी है, तो ऐसी इतनी महान विरासत जिसे हम बाबा साहब की रचना कहते हैं, साहित्य का विशाल महासागर हम कहते हैं। जैसे कि बाबा साहब बुद्ध के धम्मों को महासागर जैसा देखते हैं, जो त्रिपिटक में लिखा गया है या बुद्ध के वचन संकलित किए गए हैं। अगर उसकी तुलना बाबा साहब के साहित्य से करें तो मुझे लगता है कि ये भी वैसा ही कुछ है। जब मैं पढ़ रहा था, ये कोई आज कुछ दिवस मनाने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं था पहले से। 2-3 दिन पहले मैं बाबा साहब के कुछ घटना को या जीवन को पढ़ रहा था और उसमें मुझे उनके साहित्य के कुछ कंटेंट को पढ़ते हुए मुझे ये पढ़ने में आया कि आज आने वाले 31 जनवरी 1920 में बाबा साहब ने पहली जो पत्रिका प्रकाशित की, जिसको मुकनायक के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में बहिष्कृत भारत हो, जनता हो, प्रबुद्ध भारत हो, इस प्रकार से बाबा साहब की 4 मुख्य पत्रिकाएं अलग अलग समय में बाबा साहब ने प्रकाशित की है। तो बाबा साहब के साहित्य में बाबा साहब का जो योगदान है, भारतीय अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखा जाए और भारत के साथ साथ में अगर हम विश्व पटल में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विश्व पटल में तो यहाँ तक है कि अगर हम विश्व में बाबा साहब के सिंबल ऑफ नॉलेज हो या उनके किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन या उनके किए हुए मानवाधिकार के आंदोलन को लेके पूरे विश्व में बाबा साहब एक अपनी पहचान और उनके कार्य से उनको देखा जाता है, सम्मान किया जाता है। लेकिन साथ साथ में साहित्य के माध्यम से भी बाबा साहब को बहुत बड़ा सम्मान, अगर हम इंग्लैंड के म्यूज़ियम में प्रवेश करते हैं, जो सबसे बड़ा म्यूज़ियम है जहाँ पे बाबा साहब अपने अध्ययन के समय में उस इंग्लैंड म्यूज़ियम का जो ग्रंथालय हमेशा वो इस्तेमाल करते थे और उसमें से बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़ के अपनी डिग्री को पूर्ण किया है। तो उसी ही ग्रंथालय में जैसा हम म्यूज़ियम में प्रवेश करते हैं तो बाबा साहब के 22 खंड या उससे भी अधिक खंडों को वहाँ पे रखा गया है। ये बाबा साहब के साहित्य की एक पहचान है कि जैसे हम उस विश्व के महान म्यूज़ियम में प्रवेश करते हैं तो बाबा साहब के साहित्य से बाबा साहब की पहचान होती है। उस प्रवेश द्वार में 2 महापुरुषों के साहित्य को रखा गया है, जिसमें कार्ल मार्क्स जिसको हम कहते हैं, उनका एक ही ग्रंथ है दास कैपिटल, वो वहाँ पे है और बाबा साहब के 22 खंड वहाँ पे है। तो हम देख सकते हैं कि बाबा साहब का जो परिचय है, जिस प्रकार से उनके सिद्धांत से, उनके कार्य से या उनके प्रतिमा और स्टैच्यू के माध्यम से उनको नवाजा जाता है, तो ये साहित्य एक सबसे महत्वपूर्ण बाबा साहब की पहचान है, बाबा साहब का रूप हम कह सकते हैं। जब हम बौद्ध धर्म में बुद्ध की काया को अभ्यास करते हैं कि बुद्ध की 3 काया बताई जाती है या बुद्ध के 3 स्वरूप बताए जाते हैं, जिसमें निर्माण काया जो भौतिक रूप में वो जन्म से लेके उनके महापरिनिर्वाण तक का सफ़र, उनकी धर्म काया जो बुद्ध ने वचनों में कुछ उपदेश दिया है या सत्यता को उन्होंने प्रकट किया है, उस रूप में उसको धर्म काया के रूप में देखा जाता है। और वही बुद्ध की वचनों की जो धर्म काया है, वही हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने उसका आचरण करके, उसका
उसको सुरक्षित करके और उसका प्रचार प्रसार करके, 3 बातों से खास उन्होंने बुद्ध के उस धर्म काया को संभाला है। पहली जो बौद्ध संगति हुई बुद्ध के महापरिनिर्वाण 3 महीने के बाद में, तो वहाँ से एक कारवां शुरू हुआ है। हम कह सकते हैं कि बौद्ध जगत में जो बौद्ध साहित्य जो है उसकी जो शुरुआत जो हुई है बुद्ध के वचनों से तो हुई है, जो बुद्ध का पहला वचन हो या अंतिम वचन हो, लेकिन साहित्य के रूप में अगर उसका पहला जो प्रकाशन हम कह सकते हैं या पहला संस्करण कह सकते हैं, वो पहली बौद्ध संगति है। जो सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में अजातशत्रु के नेतृत्व में 500 अरहंतों के उपस्थिति में हुई थी। अभी इतिहास इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि साहित्य क्या है और बाबा साहब के साहित्य के साथ उसका क्या संबंध है। उस साहित्य को प्रस्तुत करने के लिए या उसकी रचना को निर्माण करने के लिए 500 अरहंतों की ज़रूरत पड़ी, जबकि बाबा साहब के साहित्य की शुरुआत बाबा साहब के स्वयं के एकमात्र ग्रंथ से, एकमात्र पत्रिका से शुरू हुई। और वो उसका शुरुआत एक पत्रिका से होते होते या एक लेख से या एक संभाषण से शुरू होते होते उनके जीवन में 535 या 37 के आसपास उनके पूरे लेख संकलन किए गए हैं। 537 उनके संभाषण, लेख या लिखान हुए हैं संख्या में जो बताया जाता है। जैसे कि जब हम त्रिपिटक की बात करते हैं तो उसमें 84,000 बुद्ध की शिक्षा का संकलन है, 84,000। और उसी के आधार पर अशोका ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अगर हम बाबा साहब के साहित्य की शुरुआत देखते हैं जो मूक नायक से हुई है और उनका जो अंतिम जो प्रकाशन है ग्रंथ के रूप में अगर हम देखते हैं तो बुद्ध और उनके धम्म की प्रस्तावना से समाप्त हुई। प्रस्तावना भी बाबा साहब की अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रस्तावना में बाबा साहब अपने उस 16 वर्ष के उम्र के अनुभव को प्रस्तुत करते हैं कि जब 16 वर्ष में जब उन्हें पहली बार बुद्ध चरित्र पढ़ा था, और इसलिए वो प्रस्तावना बहुत ही ऐतिहासिक है, जबकि उसका ग्रंथों में उसका प्रकाशन हमें मिलता नहीं है। वो अप्रकाशित वो प्रस्तावना है, वो अवेलेबल है इंटरनेट पे या उसका ऑथेंटिसिटी प्रमाणित है कि ये बाबा साहब ने ही लिखी हुई प्रस्तावना है। उसमें बाबा साहब उसका जिक्र करते हैं बुद्ध चरित्र ग्रंथ का। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि साहित्य क्या है और कैसे इम्पोर्टेंट है। बुद्ध से लेकर पहले संगति से लेकर दूसरी संगति हो, फिर तीसरी संगति हो, और तीसरी संगति में अशोका के समय जब बुद्ध के संपूर्ण वचनों को फिर से रिवाइज किया गया, फिर से संकलित किया गया, और वहाँ पे हमें संपूर्ण जो त्रिपिटक है, फिर सुत्त पिटक हो, विनय पिटक हो, विनय पिटक के बाद अभिधम्म पिटक के अंदर 7 ग्रंथ हो, इसका इतना ही त्रिपिटक का ही संकलन नहीं हुआ, साथ साथ में अट्ठकथा का भी संकलन हुआ है। और ये सभी जो संकलन जो था जिसको हम एक मौखिक त्रिपिटक और अट्ठकथा कहते हैं, ये मौखिक रचनाएं जो है ये कितनी महत्वपूर्ण थी, जिसको आज हम त्रिपिटक के साहित्य के रूप में पाली में हो या पाली के बाद उसके जो कुछ भी भाषांतरण हुए हैं वो हमें उपलब्ध है। और इसलिए आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है। अगर साहित्य नहीं होता तो आज हमारी जो सिर्फ बौद्ध की विरासत नहीं, भारत की विरासत ही नहीं होती। भारत का इतिहास ही समाप्त हो जाता। वैसे भी बहुत सारे लोगों ने समाप्त करने का प्रयास किया भी है, लेकिन समाप्त इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बुद्ध के शिष्यों ने, जिसको हम भिक्षुनी कहते हैं या आचार्य कहते हैं, उन्होंने जो साहित्य का जो सुरक्षा की और आचरण किया और उसका प्रचार प्रसार किया।
3 बातों के लिए हमने उनको हमेशा थैंक्सफुल रहना चाहिए, उनका हमने सम्मान करना चाहिए या उनके प्रति हमने कृतज्ञ रहना चाहिए। हाँ, कि उनके उस साहित्य के वजह से ही बाबा साहब के साहित्य को जगह मिली है। हाँ, क्योंकि बाबा साहब का जन्म ही बुद्ध चरित्र से हुआ है, अगर हम उनको बोधिसत्व कहते हैं। अगर उनके जीवन में अगर बुद्ध चरित्र उनके हाथ में नहीं आता तो आप कल्पना करिए कि बाबा साहब के जीवन में जो कबीर पंथ के जो कुछ भी तत्व ज्ञान है या जो मर्यादा है, उसी मर्यादा के साथ बाबा साहब अपने जीवन को यापन करते, उसी प्रकार से वो अपने आंदोलन को चलाते हैं। भले वो आंदोलन करते या नहीं करते वो पता नहीं है, लेकिन अगर आंदोलन भी करते तो उनमें उतनी मर्यादा रहती कि जितनी हमें मर्यादा संत परंपरा में दिखाई देती है। वो उस प्रकार से जिसको मानवीय हक कहते हैं या संपूर्णता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की जो बात हम करते हैं, शायद वो हमें प्राप्त नहीं होती। अगर वो प्राप्त हुई है उनके आंदोलनों में, उनके हर एक प्रयासों में, तो उसका कारण है बुद्ध चरित्र। बुद्ध बाबा साहब स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं जब उनके प्रस्तावना में उस बात का जिक्र करते हैं कि मैं कितना प्रभावित रहा हूँ, कि मन से मैं तभी से बौद्ध बना। ये बाबा साहब उसमें बताना चाहते हैं, मैं 1956 में बौद्ध बना। ये तो औपचारिक बौद्ध धर्म की उनका अंगीकार करना था या बौद्ध बनना था, ताकि अपने लिए और औरों के लिए वो मार्ग खुला कर सके। लेकिन उनके चेतना और चित्त और भावना के तौर पे उनका जो धर्मांतरण है या बौद्ध, या हम बाबा साहब को अगर बोधिसत्व के रूप में अगर हम उनको देखते हैं, तो बोधिसत्व का जन्म जो है वो ग्रंथ पढ़ने मात्र से हुआ है। तो ग्रंथ जितना महत्वपूर्ण था उतनी ही चेतना बाबा साहब की महत्वपूर्ण है। हम भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हम बोधिसत्व में क्यों प्रवेश नहीं करते हैं? तो जितना ग्रंथ महत्वपूर्ण था उतनी ही बाबा साहब की उस उम्र की जो चेतना जो थी वो भी महत्वपूर्ण थी। और इसलिए मन के परिप्रेक्ष्य में हमने हमेशा बाबा साहब के हर एक चीज़ को देखने की ज़रूरत है। बाबा साहब जो भी बाहर का आंदोलन या बाहर की जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है, उसके साथ में बाबा साहब का चित्त और मन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कि वो विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए। उनको भयभीत भी किया गया, विचलित भी किया गया, काफ़ी कुछ उनके जीवन में संघर्ष आए, फिर वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजकीय हो, या उनके खुद के परिवार से हो, उनके खुद के शरीर से हो। लेकिन वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो अपने मन को उस प्रकार से वो देख सकते थे। उनका सबसे बड़ा बल था वो मन का बल था। और मन के बल से ही ऐसे साहित्य का निर्माण होता है। और उसकी शुरुआत अगर वो मुक नायक इस पत्रिका से करते हैं कि उसका शब्द ही ऐसा है कि वो ऐसे लोगों का नायक जो मुख है, जो बोल नहीं सकते हैं। बाबा साहब ने अगर शब्दों का चयन भी किया है, उनके पत्रिका में हो या उनके संस्था के नाम में हो या उनके राजकीय जो भी उनके अलग अलग हमें बदलती हुई उनकी फेस हमें दिखाई देते हैं, उनके अलग अलग स्तर दिखाई देते हैं कि जहाँ पे उन्होंने नाम को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम का इस्तेमाल किया है। मुक नायक मतलब एक प्रकार से ऐसे हीरो, ऐसे व्यक्ति के हीरो कि जो लोग अपनी जबान खोल नहीं सकते, उसकी जबान, जिसकी जबान नहीं है उसकी जबान बनने का, उसका आवाज़ बनने का बाबा साहब का ये जो संकेत इस मुक नायक से दिखाई देता है। और इसका बाबा साहब स्वयं, जब मैं पढ़ रहा था कि बाबा साहब को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, बाबा साहब को क्यों ज़रूरत पड़ा कि प्रकाशन या पत्रिका की ज़रूरत है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपनी बात में रखा कि हमने अपने संस्कृति को जीवित रखने के लिए हो या फिर प्रेरणा और ज्ञान प्राप्ति के लिए हो, या सार्वजनिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। इन सभी बातों के लिए हमें पता है कि प्रकाशन और साहित्य की ज़रूरत है। लेकिन बाबा साहब और जिस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि सही में साहित्य का उद्देश्य क्या होता है,
बाबा साहब के शब्दों के बाद में मैं अपनी बात रखूंगा। बाबा साहब जब 1917 से एक ऐसे विषय पे बात कर रहे थे 17 के आसपास, जो एक कमीशन आई थी इंग्लैंड से कि अनुसूचित जाति को राजकीय अधिकार दे या ना दिया जाए, तो बाबा साहब उस प्रस्ताव की जिम्मेदारी लेके अनुसूचित जाति के लोगों को राजकीय और सामाजिक हक देने के लिए बाबा साहब अपनी बात रखते हैं, जिसको मतदान संघ कहते हैं या मतदान का हक कहते हैं। और वहाँ से हमें जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है या लॉ जो है 1919 में जो बना है, वहाँ से जो अधिकार जो हमें मिले हैं मतदान के, और उस मतदान के हक के लिए जब बाबा साहब लड़ते, तब वो बाबा साहब को पता चलता है कि हमारे समाज की समस्या क्या है, और उस समस्या का उनको इतना गहरा असर होता है कि उनकी आवाज़ बनने के लिए बाबा साहब को लगता है कि अगर ये आवाज़ जो उनकी पीड़ा है, सामाजिक जो वेदना है, उसका विद्रोह करने के लिए, सामाजिक वेदना का एहसास करने के लिए और उस पर विद्रोह करने के लिए, क्योंकि समाज के जो हमारे समाज के जो लोग थे वो उस वेदना का ही एहसास नहीं कर रहे थे, और इसलिए बाबा साहब को लगा कि पत्रिका के माध्यम से ही लोगों तक इसका एहसास कराया जा सकता है कि हम किस दुख से पीड़ित है, हमारी किस प्रकार की समस्या है, जिसको हम वर्णवाद और जातिवाद कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं, और उससे विद्रोह करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए बाबा साहब ने ये मुक्त नायक का प्रकाशन किया। और उसका आज का पहला जो अंक में बाबा साहब इसी के बारे में बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण जो है उसमें सीढ़ियाँ नहीं है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है और कितना भी लायक हो, और ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है कितना भी नालायक हो। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को और जाति व्यवस्था को सबसे पहला प्रहार बुद्ध के, जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे पहला प्रहार अगर किस पे किया होगा, जातिवाद पे किया है। हमें पता है कि जब बुद्ध ज्ञान में बुद्धत्व प्राप्त करते हैं और अलग अलग 7 सप्ताह तक वो अलग अलग वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो जो चौथा जो सप्ताह जो है अजपाल वृक्ष के नीचे जब हम बुद्ध गया में प्रवेश करते हैं, और पहले ही उस रास्ते में ही जो हमें एक स्तंभ मिलता है, वो अजपाल वृक्ष का पेड़ था जहाँ पे बुद्ध ने चौथा सप्ताह वहाँ पे बिताया था। अजपाल का मतलब 2 अर्थ से बताया जाता है कि अजपाल नाम के जो लोग थे या जो गाय चराने वाले जो लोग थे, वो वहाँ पे उस वृक्ष के नीचे आते थे, और इस प्रकार से उसका नाम अजपाल करके नाम पड़ा था। लेकिन दूसरा उसका अर्थ ऐसा भी बताया जाता है कि जो अजपाल नाम का जो ब्राह्मण जो था, वो जो नीच जाति है उसको वो धिक्कारता था, नकारता था, उसका द्वेष करता था, और वो ब्राह्मण उस वृक्ष के नीचे आता था या उसका वो इस्तेमाल करता था। इस प्रकार से उसका संदर्भ दिया जाता है। और वही अजपाल ब्राह्मण जब बुद्ध से मिलने के लिए आता है चौथे सप्ताह में, तो इसी की बात करता है कि ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म में जन्म लिया है। जाति से श्रेष्ठ होने की जो बात बुद्ध के साथ जब संवाद करता है, तो बुद्ध बताते हैं कि कोई भी मनुष्य जो है, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, जाति से श्रेष्ठ नहीं होता है, वो कर्म से श्रेष्ठ होता है। तो बुद्ध का सबसे पहला प्रहार जातिवाद पे, वर्ण व्यवस्था पे बुद्ध ने उसी समय किया था जैसे उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त। तो वो घटना जो उस ब्राह्मण के साथ संवाद करने की जो बुद्ध की घटना है, मुझे लगता है कि उसी के आसपास की ये घटना है अगर हम मुक्त नायक के पहले अंकों को देखते हैं। और वहाँ से फिर उनकी जो प्रकाशन करने की जो ज़रूरत है
लोगों को जागरूक करने के लिए, हाँ, और फिर धीरे धीरे लोग उस बात को पढ़ते हैं और मराठी में उसका प्रकाशन इसलिए किया जाता है ताकि उस समय के जो लोग हैं, जैसे कि आप अरुण ने कहा है कि हमारी भाषा सरल हो ताकि लोगों तक पहुँचे। जैसा ऑडियंस जो बाबा साहब का जो था, वो अनलिटरेट था, मराठी भाषी था, सीधा और सरल था, और इसके कारण बाबा साहब ने उस भाषा का चयन किया, उस प्रकार की सरलता का चयन किया, जबकि वो विद्वान थे, अंग्रेजी में थे, हिंदी में थे, ऐसी कितनी सारी भाषाओं से वो विद्वान थे, लेकिन उन्होंने मराठी में ही क्यों शुरुआत किया? ताकि उस समय के वो लोग जो है जो उनको आंदोलन में मदद करे या वो अपने लिए जागरूक हो सके, ताकि अपनी समस्या से वो बाहर आ सके। इसलिए बाबा साहब ने सबसे पहला प्रकाशन जो है मूक नायक के मराठी पत्रिका से शुरुआत किया। तो मैं हर एक साहित्य के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मूक नायक पत्रिका जिस प्रकार से बाबा साहब के आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर रही, या ऐसा हम कह सकते कि बाबा साहब के साहित्य का जन्म जो है एक ऐसे आंदोलन से या ऐसी समस्या से मुक्त करने के लिए, समस्या का विद्रोह करने के लिए, समस्या को नष्ट करने के लिए या उसके ऊपर मार्ग ढूंढने के लिए बाबा साहब ने पत्रिका की शुरुआत की। और उसके लिए जैसे कि हम इस पे भी हमने चर्चा की कि हमारे लिए फंड की ज़रूरत है। तो बाबा साहब तो अपने पास ऐसा उनके पास फंड नहीं था, लेकिन उस समय के हमारे कोल्हापुर के शाहूजी महाराज है, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली, और 3 से 4 साल तक वो प्रकाशन निरंतर चलते रहा। और उसके बहुत सारे लेख है, उसको लेख को हमने ज़रूर पढ़ना चाहिए या उसके बारे में हमने अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम बाबा साहब के उस क्रांतिकारी जो या सामाजिक आंदोलन के जो विचार है उससे हम परिचित हो सकें। अगर मैं अपनी तरफ से बात करता हूँ कि साहित्य का निर्माण क्यों होना चाहिए, क्यों हमने साहित्य का निर्माण करना चाहिए, तो जैसे कि बाबा साहब के वचनों में, बाबा साहब की भाषा में बाबा साहब कहते हैं कि जैसे पक्षी को, जो पक्षी होता है या बर्ड होता है, वो पंख के बिना उड़ नहीं सकता है। अगर उसके पंख नहीं है तो पक्षी उड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार से अगर समाज में अगर प्रवृत्त करने के लिए या उनकी चेतना को, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर हमारे पास में पत्रिका नहीं है तो हम भी उड़ नहीं सकते, हमारा भी विकास नहीं हो सकता है। इस भाषा में बाबा साहब पत्रिका की या साहित्य की ज़रूरत हमारे लोगों के लिए, और उस समय ऐसा हमारे समाज को जागरूक करने वाला, हमारे समाज की समस्या बताने वाला या उसको मदद करने वाला ऐसा कोई भी उस समय का साहित्य नहीं था, प्रकाशन नहीं था कि जो हमारी बात कर सके या हमारी बात को प्रस्तुत कर सके। तो मैं इस बात से स्पष्ट हूँ कि हमारा जो साहित्य, जो अगर हम एक अपना विज़न और मिशन बनाना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए और किस उद्देश्य के साथ में हमने उसको निर्माण करना चाहिए। दुख या समस्या का चिंतन, ये पहला उद्देश्य है। हम जो भी साहित्य निर्माण करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? दुख या समस्या, फिर वो समस्या या दुख किसी भी स्वरूप का हो सकता है। फिर हमारा वो शारीरिक दुख के तौर पे भी हम उसको देख सकते हैं, मानसिक रूप में देख सकते हैं, सामाजिक रूप में देख सकते हैं, पारिवारिक रूप में देख सकते हैं, आध्यात्मिक रूप में देख सकते हैं, आर्थिक रूप में देख सकते हैं। जो भी समस्या है, संसार का दूसरा नाम ही समस्या है। और समस्या का और दुख का चिंतन, ये सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है साहित्य को लिखने की और साहित्य की तरफ हमें आगे जाने की। जब हम चिंतन करते हैं तब उसका मार्ग ढूंढते हैं। दूसरा, साहित्य का अर्थ क्या है या ज़रूरत है कि वो एक मार्ग पथ है, प्रेरणा स्रोत है। आप लोगों में से किसी ने कहा कि वो प्रेरणा है,
जैसे कि बाबा साहब ने बुद्ध चरित पढ़ा, या भंते संरक्षित ने डायमंड सूत्र पढ़ा, या मैंने कोई धम्मपद पढ़ा, आपने कुछ और पढ़ा, तो वो पढ़ना जो है, वो ग्रंथ जो है, वो साहित्य जो है, वो आपको मार्ग दिखा रहा है। उस मार्ग का अर्थ है कि आप में या हम में जो समस्या है, या हमें जो दिखने वाली समस्या है, बाहर की हो भीतर की हो, उस समस्या का मार्ग उपाय दिखाना ये साहित्य का कार्य है। दूसरी बात। तीसरी बात जो है वो चिंतन और मार्ग जो है सामान्य जनता तक उसका प्रचार प्रसार करने का वो साधन है। जैसे कि आप लोगों ने सभी ने कहा कि बौद्ध भिक्षुओं ने जो उसका अगर चिंतन नहीं किया होता, आचरण नहीं किया होता, उस मार्ग पर नहीं चले होते, तो सामान्य जनता में वो कैसे बताते? जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, सभी साहित्य का जो जितना उसके लिए जो खुद के लिए जितना उपयोगी था, या खुद का जो उनका लाभ हुआ, फिर उनका श्रोतापन्न में जाना हो, या अरंत होना हो, या बुद्धत्व का अनुभव करना हो, उतना ही लोगों के लिए कुछ वो छोड़ के गए हैं साहित्य के रूप में। आप देखिए कि जितने भी हमारे बौद्ध आचार्य रहे हैं, अशोक घोष से लेके बुद्ध घोष हो, नागार्जुन हो, असंगो वसुबंधु हो, दिग्नाथ हो, धर्मकीर्ति हो, अभी भी हमारे जितने बौद्ध भिक्षु हैं, फिर जगदीश काश्य हो, धर्मानंद कोसंबी हो, बाबा साहब हो, भंते संरक्षित जी हो, या ऐसे बहुत सारे जो बौद्ध विद्वान भी आगे बने हैं, तो वो विद्वानों के कृति से या ग्रंथ संपदा से आज प्रचार प्रसार होने के लिए पूरी तरह से हमें मदद मिल रही है। उसके माध्यम से हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है। सामान्य जो जनता जो है वो साहित्य के प्रभाव में आके ही कोई अपना व्यू या अपनी दृष्टि बनाती है। आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म के बारे में गलत धारणाएं कहाँ से आई है। जैसे कि फिर वो बुद्ध विष्णु का अवतार के रूप में हो, या सिद्धार्थ का गृह त्याग के लिए लोग बहुत सारे टिप्पणी करते हैं, कि वो अपनी पत्नी को बच्चे को छोड़ के चले गए, या उन्होंने जो 4 दृश्य देखा और उसी से उन्होंने गृह त्याग कर लिया। तो ये चीज़ें आई कहाँ से आ रही है, और लोग क्यों उसको मानते हैं? क्योंकि वो साहित्य में लिखी गई है और उसको प्रमोट किया गया है। अभी इस सभी गलत धारणाओं को अगर हमें तोड़ना है या उससे हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, तो हमें भी ऐसे साहित्य का निर्माण करना पड़ेगा। हमें ऐसे घटना को क्या कहते हैं, प्रतिकार करना पड़ेगा, या बताना पड़ेगा कि ये सही नहीं, ये सही है, प्रमाणित करना पड़ेगा लिख कर, ताकि जब वो साहित्य फिर से लोगों के बीच में जाए, तो उनको पहली और दूसरे घटनाओं में भेद पता चले और लगे कि सच क्या है। जब तक इस बातों को हम नहीं करेंगे, तो आने वाली जो जनरेशन जो है, आने वाली जो कौम है, वो गलत डायरेक्शन में जा सकती है, और जाने की संभावना आजकल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इसमें इंटरफेयर करने वाली है, जिसको AI टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि आपके अच्छाई को बुरा करके भी बताएगी और बुरे को भी अच्छा करके बताएगी, और उसमें से सही क्या है वो वही पहचान पाएगा कि जिसके पास में उसकी प्रामाणिकता है, नॉलेज। तो जो टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें इतनी फास्ट होने वाली है, या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हम सही जानकारी भी दे सकते हैं, या बुद्ध की या बौद्ध साहित्य को भी हम प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में सबसे मूल स्रोत जो है वो हमारा विज़न, हमारी स्पष्टता या हमारा अनुभव क्या है, उस बात पर ही निर्भर कर सकता है कि हम किसी भी माध्यम से अगर हम अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, फिर वो फिजिकल फॉर्म हो, या पुस्तक के माध्यम से हो, या डिजिटल के माध्यम से हो, या किसी
टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या वीडियो के माध्यम से हो, ये सब डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशंस है। जब बुद्ध के समय ओरल थी, बाबा साहब के समय एक प्रकार से पुस्तक के रूप में ज़्यादा थी, आज हमारे लिए तीनों भी स्वरूप में है। ओरल स्वरूप में भी है, जो मैं बात कर रहा हूँ ये ओरल कम्युनिकेशन है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो ये प्रिंट कम्युनिकेशन है। जब आप डिजिटल कुछ पढ़ते हो या टेक्स्ट पढ़ते हो या पीडीएफ पढ़ते हो तो डिजिटल फॉर्म है। तो आज हमारे पास में तीनों फॉर्म है। बुद्ध और बाबा साहब के साथ में एक एक ही फॉर्म था जिसको हम कम्युनिकेशन वे ऑफ कम्युनिकेशन कहते। तो हम आज के समय में ज़्यादा फास्ट हैं। अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन समय है कि हम इस बात को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए बाबा साहब के लिखे गए साहित्य को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो 3 या 4 बातों में उसका वर्गीकरण किया जा सकता है कि जो 22 जो खंड या 22 बाबा साहब के जो प्रकाशित जो खंड है उसको अगर हम डिवाइड या क्लासिफाइड करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो पहले स्रोत में पत्रिका के रूप में बाबा साहब ने जो भी लेख और लिखे हैं उसको लेके हम उसको अभ्यास कर सकते हैं या फिर हम जान सकते हैं। दूसरा जो बाबा साहब के लिखने का जो स्तर है वो रिसर्च बुक, रिसर्च बेस्ड बुक। जिस प्रकार से अनिल ने कहा है कि हमारा जो ऑडियंस जो है एक सामान्य भी होता है, एक विशेष भी होता है। सभी सामान्य ऑडियंस नहीं होते हैं, सभी बच्चे के दिमाग के लोग नहीं होते, थोड़े एडवांस भी होते हैं, थोड़े और क्रिटिकल माइंड वाले भी लोग होते हैं। उनके तक भी हमें बुद्धिज्म को आगे लेके जाना है। जैसे कि स्टूडेंट या कोई साइंस को जानने वाला हो या किसी और सब्जेक्ट को जानने वाला हो, अगर उस तक अगर बुद्धिज्म को लेके जाना है तो हमारे पास में रिसर्च बेस्ड साहित्य को हमें निर्माण करना पड़ेगा, और बाबा साहब ने वो किया है। फिर उनका एमए का डिसर्टेशन हो, पीएचडी का डिसर्टेशन हो, डीएससी का डिसर्टेशन हो, जो द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ हो, या फिर बाद में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, फिर एनिहिलेशन कास्ट हो या थॉट्स ऑफ पाकिस्तान हो, हु वेर द शूद्राज हो, व्हाट इज़ द अनटचेबिलिटी हो, ये सब रिसर्च बेस्ड बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथ है कि जो सोशल पॉलिटिकल और जो काउंटर रिकाउंटर जो रिवॉल्यूशन हो, रिडल्स इन हिंदुइज्म हो, मार्क्स और बुद्धिज़्म हो, मैं सभी बातों को, सभी ग्रंथों को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बाबा साहब के इसको लेके हम और कुछ हम इसके ऊपर अगले इसमें हम अभ्यास कर सकते हैं कि बाबा साहब का साहित्यिक योगदान क्या है, बाबा साहब का बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ने क्या क्या लिखा है। अगर हम बाबा साहब के बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बुद्धायन धर्म तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की पाली भाषा की डिक्शनरी लिखी है, पाली भाषा का उन्होंने ग्रामर भी लिखा है, या मार्क्स और बुद्धिज़्म बुद्ध के बारे में तुलना की है। तो ऐसे बहुत सारे साहित्य के रूप में बाबा साहब के योगदान को हम अभ्यास के रूप में देख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब का जो ऑडियंस के तौर पे अगर हम देखते हैं तो बाबा साहब के सभी ऑडियंस जो रहे हैं, या जहाँ पे बाबा साहब अपनी बात को ब्राह्मणों तक भी पहुँचाना चाहते थे, जो ब्रिटिश रूल्ड लोग हैं या जो मंत्री है या जो मिनिस्टर है वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे। साथ साथ में जो हमारे समाज के अनलिटरेट लोग हैं, फिर उसमें हमारे समाज के पुरुष हो, महिला हो, या अन्य समाज की भी महिला हो, या फिर कोई मजदूर हो, किसान हो, तो ये सभी डिफरेंट ऑडियंस है कि जिसके साथ बाबा साहब ने अपनी बातों को कहा है, लिखा है और उनके लिए उन्होंने काम किया है। इन एक्शन प्लान में उन्होंने ऐसे कुछ पॉलिसीज़ है, ऐसा कुछ उनका पॉलिटिकल बेनिफिट है, वो पूरी तरह से देने का प्रयास किया। और अल्टीमेट जो हम देखते हैं कि बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशंस में हर एक चीज़ एक कंक्लूड हो जाती है कि जो बाबा साहब ने अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में जो कुछ भी उन्होंने काम किया है, उस सब का एक कह सकते हैं कि एक सेंटर पॉइंट और एक प्रकार से उसकी जो विरासत जो है, बुद्ध धम्म संघ की विरासत जो बुद्ध के समय से चलती आ रही है, उस विरासत को फिर से रीस्टैब्लिश करने का बाबा साहब ने जो काम संविधान का निर्माण करके हो, या अशोका का चक्र तिरंगे में लाकर हो, या जो हमारी
मुद्रा का जो सिंबल हो। तो इन सभी कार्य के साथ बाबा साहब एक अपने उस सेंटर पॉइंट पे वापस आते हैं, जिस सेंटर पॉइंट से वो उनके एक बुद्ध चरित्र पढ़ने से जो उनके एक दिलो दिमाग में जो बदलाव हुआ है, उसी का ही एक सबसे बड़ा एक रूपांतरण बाबा साहब के पूरे अस्तित्व में हमें दिखाई देता है, जिसको हम बोधिसत्व के रूप में या उनके मार्ग के रूप में देख सकते हैं। तो ये साहित्य का योगदान है। एक साहित्य पढ़ने से उन्होंने हजारों साहित्यों का निर्माण किया है, फिर वो सामान्य हो, विशेष हो, या एक हम कानून परिप्रेक्ष्य का हो, जिसमें सभी के लिए मानवीय अधिकार की जो बात हो, कि हम सोच नहीं सकते कि एक इंसान कहाँ से शुरुआत करता है, कि जिस इंसान के पास में ना रहने के लिए अच्छा मकान है, ना खाने के लिए सही रोटी है, ना जगह है, ना समाज में सम्मान है, ऐसे परिवार, ऐसे समाज में पैदा हुआ व्यक्ति एक सामान्य एक ऐसे ग्रंथ की कुछ पंक्तियों को या कुछ पेजेस को पढ़ लेता है कि जो उसमें लिखी हुई है, और उससे उनको एक मोटिवेशन मिल जाता है। वो कितनी बड़ी बात हो सकती है या हुई है, जो हम बाबा साहब के जीवन में देख सकते हैं, कि जो आज हम कह सकते हैं कि बाबा साहब का संपूर्ण जीवन देखने में बहुत संघर्षमय और दुखमय दिखाई देता है। कि हमें बाबा साहब के पूरे जीवन को जब पढ़ते हैं और हमें लगता है कि बाबा साहब कितने दुखी रहे होंगे, कितने परेशान रहे होंगे, कि जो लोगों ने उनको परेशान किया या उनको धमकाया, उनको सताया, लेकिन बाबा साहब एक जगह पे कहते हैं कि मैं सबसे सुखी इंसान हूँ, जबकि हमें दिखने में वो दुखी लगते हैं, परेशान लगते हैं। तो उसका कारण भी बताते हैं कि मैं सबसे सुखी क्यों हूँ। जब वो नानक चंद रत्तू के साथ बात करते हैं, कि लोगों को लगता होगा कि मैं कितना परेशान, कितना दुखी, कितना मैं दुखी इंसान हूँ, लेकिन मैं दुखी नहीं, सबसे सुखी हूँ। जब ऐसा बताते उसका कारण भी बताते हैं, क्योंकि ऐसे तो सुखी दिखाई नहीं देते बाबा साहब। तो उसका कारण बताते हैं कि मैं इसलिए सुखी हूँ क्योंकि मेरे पास में ज्ञान है। ज्ञान के कारण मैं इतना सुखी हूँ कि ये जो भी दुख मुझे दिखता है, या मुझे जो लोग दुखी करते हैं, या मैं दुखी होता हूँ, वो मेरे लिए दुख नहीं है। तो एक प्रकार से वो बुद्धत्व की चेतना है, कि संसार में इतना दुख होने के बाद में भी जब बुद्ध संसार में आके रहते हैं, क्योंकि वो दुख से मुक्त है, वही इंसान दुख में रह सकता है। वो दुखी दिखाई देगा, लेकिन उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि वो उसके पास दुख होने का जगह ही नहीं है। उसका मन दुखी हो ही नहीं सकता है। अगर होता तो बाबा साहब इतना महान काम नहीं करते। और आगे ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान जो है आया कहाँ से। तो आगे बात करते हैं कि मुझे ग्रंथ प्रेम है। मैं जितने धन से, पत्नी से और किसी चीज से प्यार नहीं करता, उतना मैं ग्रंथ से प्यार करता। तो ग्रंथ का दूसरा नाम साहित्य है। साहित्य का नाम ही ग्रंथ है। और संसार में जितने भी साहित्य को हम क्लासिफाइड करते हैं, तो एक साहित्य ऐसा है कि जो हमें एक हिस्ट्री या कुछ टेम्पररी हमें इंजॉयमेंट देता है, जिसको हम नॉवेल्स कहते हैं, फिक्शंस कहते हैं, या कुछ पोएम्स कहते हैं। तो इस प्रकार का जो लिटरेचर लिखा गया है, फिर वो किसी भी बड़े कवि का हो या किसी भी बड़े ऑथर का हो, वो आपको टेम्पररी रिलीफ देता है, एक आपको टेम्पररी डेटा देता है, फैक्ट देता है। लेकिन जब हम बुद्ध की शिक्षा का साहित्य देखते हैं, बौद्ध साहित्य देखते हैं, बाबा साहब का साहित्य देखते हैं, तो उसमें मानवीय मूल्य दिखाई देते हैं, उसमें शांति दिखाई देती है, उसमें समानता दिखाई देती है, उसमें एक जीवन की जो संपूर्णता जो है, जो मानव को एक सुंदर जीवन दे सकती है, उसकी बात दिखाई देती है। आप किसी भी शब्दों को आप देख लीजिए, फिर बाबा साहब का हो या बुद्ध का हो या बौद्ध साहित्य, किसी भी शब्द में आपको गुमराह करने वाला या आपको दुख देने वाला हमें शिक्षा और शब्द दिखाई नहीं देता है। ये नॉलेजेबल या वैल्यूएबल जो लिटरेचर कहते हैं या साहित्य कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का है। तो ऐसे साहित्य का जो विरासत बुद्ध से आकर
एक बाबा साहब के आज के इस मुक नायक का हम जो जन्म दिवस मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पहले चर्चा करके इस बात को जानना चाहा कि हम सही में अपना एक विज़न बना सकते हैं क्या, और उस विज़न के माध्यम से हमने कुछ ज़रूर काम किया है कि जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग एमए का प्रॉपर बुद्धिज़्म में डिग्री ले रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने राइटिंग स्किल को, जैसे कि किसी ने कहा कि लेखन की समस्या है या भाषा की समस्या है, हाँ बिल्कुल समस्या है, लेकिन एक मुझे लगता है पंकज जी ने बहुत ही अच्छा कारण बताया, वही मनोबल की कमी, और कुछ कारण नहीं हमारा। अगर बाबा साहब में भी मनोबल कम होता तो वो भी अपने भाई आनंद के जैसा जी लेते, क्योंकि समस्या तो उनके साथ में भी थी। या ऐसे हजारों युवा थे, हजारों बच्चे थे कि जिनके साथ में इस प्रकार से अपमान होता था और बच्चे पढ़ नहीं सकते थे या आगे नहीं जा सकते थे। तो बाबा साहब या भीमराव कैसे आगे गए, जबकि उनके पास में कुछ भी नहीं था, सिर्फ मनोबल था, और वो मनोबल दोनों तरफ से था। उनके पिताजी के भी तरफ से था, जो उन्होंने अपने पूरे प्रयासों को, अपने जीवन को समर्पित किया, और एक विद्यार्थी होने के नाते या एक पुत्र होने के नाते या एक मनुष्य होने के नाते भीमराव के खुद के चित्त में था, या उन्होंने उसको संभाला था, ऐसा भी नहीं कह सकते। जन्म से कुछ होता नहीं है, उन्होंने उसको महसूस किया कि यही है कि जिससे मैं जी सकता हूँ और मुझे इस समस्या से मैं बाहर आ सकता हूँ, जिस समस्या से मैं पीड़ित हूँ, या मुझे पीड़ित किया जाता है, या लोगों को पीड़ित किया जाता है। तो मनोबल ही है कि जो हमें समस्या से बाहर ला सकता है, फिर वो लेखन कला का डर हो, या फिर भाषा का डर हो, या जो हमें लगता है कि फंड आने का डर हो। बाबा साहब के पास कुछ भी फंड नहीं था, फिर भी बाबा साहब ने शुरुआत किया, क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं तो फंड आने लगता है। आज हमें किसी की और की फंड की जरूरत नहीं है। आज हम इतने सक्षम हैं कि हम हर महीने का 500,000 रुपया निकाल सकते हैं। एक लॉन्ग ड्यूरेशन का अगर हम विजन बनाते हैं, अभी मैं उसी बात पे अपनी बात को पूर्ण करना चाहूँगा कि अभी हमारा विजन तो बन गया है कि हमें काम करना है। हमें यह भी पता चला है कि हमें साहित्य की क्यों ज़रूरत है और किस प्रकार का साहित्य होगा, तो आने वाले समय में हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, हमारी जो आवश्यकता क्या रहेगी, उसके बेस पे उसको हम निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इस बात से तो हमें अभी स्पष्टता हुई है कि साहित्य हमें क्यों चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों है, इससे हम स्पष्ट हो गए हमारा विज़न है। अगर विज़न क्लियर है तो मिशन में जो चीज़ें भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारे छोटे छोटे गोल्स है, फिर हमारा लिखने का प्रयास वही हमारा एक गोल है, उसमें लिखने में और अच्छा लिखना वही हमारा एक नेक्स्ट गोल हो सकता है। अभी अच्छा हम पहले से तय करें कि भाई हमारा बहुत ही सरल हो, स्पष्ट हो, और हम लिखें नहीं तो कैसा होगा। अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप स्पष्ट कैसे लिखोगे, सरल कैसे लिखोगे। जब लिखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि भाई स्पष्ट कैसा होता है, सरल कैसा होता है, प्रामाणिक कैसा होता है। तो पहला जो फेस जो है कि हमें गलती करके सीखना है, हमें परफेक्ट नहीं होना है। अभी हमारी जो परफेक्टनेस में जो दिक्कतें आ रही है उस पर काम करना है। और मुझे लगता है कि ये बहुत सही समय है और हम सब सही लोग हैं कि जो लोग इस कोर्स में जुड़ चुके हैं और जुड़ना चाहते हैं, या ऐसे कुछ और युवा है या ऐसे कुछ और भी लोग हैं कि जो अपने इस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म अगर हम 10 लोगों से शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में 15 हो जाए, और बिल्कुल होगा 110%। जब मैंने शुरुआत किया था तो आप 6 लोग थे, उसमें 3 फिर से ऐड हो गए, फिर से 2 लोग अभी चाह रहे कि हम भी करेंगे। तो इस प्रकार से जो पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ाई नहीं करते हुए भी आना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म आगे खुला रहेगा, ताकि हम सीखेंगे तो उनको सिखाएंगे ना। हम ही अगर सीखे नहीं है
तो फिर उन लोगों को हम इन्वॉल्व करके उनको हम क्या दे सकते हैं? वो तो हमसे ज़्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि बोलेंगे यार मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इस क्षेत्र में कुछ सीखा नहीं हूँ। तो पहले हमें कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से हमें सीखना पड़ेगा, और सीखने का जो सबसे बड़ा जो कारण जो है वो है हमारा मनोबल। मनोबल होने से ही हम सीख सकते हैं, और मनोबल की कमी होने से ही हम समस्या में फंस सकते हैं, और हमारा काम जो है वो सिर्फ एक स्वप्न रहेगा या एक सोच रहेगी कि हमने सोचा था लेकिन हम कर नहीं पाए। तो जो कुछ है हमारा मन है, हम मन को कितना हम मोटिवेट करके हमारी, और बाकी मैं तो आपके साथ में हूँ, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो हमें और ज़्यादा मदद लेने के लिए हम एक अपने अच्छी प्रॉपर हेल्पिंग टीम भी बनाएंगे। अगर हमें फंडिंग के बारे में अगर कुछ लग रहा है तो मेरा एक सीधा सुझाव है, आने वाले 6 महीने का, अगर 1 साल का हम टारगेट रखते हैं कि 6 महीने के बाद में अगर हमें कोई प्रकाशन करना है, और शुरुआत आज के दिन से अगर हम करते, जो आज का दिवस मैंने इसलिए भी पसंद किया कि हमने इसके ऊपर काम आज से ही शुरुआत करनी है, ताकि आने वाले 6 महीने के बाद कम से कम हम एक आउटपुट निकाल सकें। तो उसके लिए 6 महीने के अंदर उसके कंटिन्यू प्रोसेस के साथ अगर हमें फंड को अगर क्रिएट करना है, जो हम लोग ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए उन लोगों की फोकस में हमें बात करनी है, बाकी और किसी के लिए हमें आशा नहीं रखनी है कि वो बाकी लोग हमें हेल्प करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये सेल्फ हेल्प से हमें आगे बढ़ना है। अगर सेल्फ हेल्प हम कर सके, इतनी हमारे पास में मिनिमम ज़रूर कैपेसिटी कि हम सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। बाबा साहब के पास में सेल्फ हेल्प की कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए उनको कोल्हापुर के राजा शाहूजी महाराज की हेल्प लेनी पड़ी, और हेल्प से उन्होंने प्रकाशन की शुरुआत की है। आज हमारे पास में सेल्फ हेल्प मिनिमम हम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है या रिसोर्सेस जो है, जहाँ पे हम पब्लिकेशन करा सकते हैं या डिजिटल में ला सकते हैं शुरुआत में, और हम हमारे सर्कुलर को या सर्कुलेशन को हम बढ़ा सकते हैं। जो आज हम 10 लोग हैं तो 25 लोगों तक हमारा मैसेज या हमारा सर्कुलेशन कैसे जाए, ताकि वो अपने कुछ टेक्स्ट को पढ़े या उसमें से कुछ सीखे या कुछ जाने। इस प्रकार से हम सर्कुलेशन को आगे नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमारे लिए इतनी ईजी है कि हम आराम से 6 महीने के बाद जो भी हमारे पास में हम प्रकाशन के रूप में एक बुक हो या फिर एक हमारी पत्रिका हो, जिस फॉर्म में भी हम लाना चाहेंगे, जिसके लिए हम अपने लिए एक प्रॉपर आर्टिकल है या लेख या चैप्टर लिखने के लिए हम ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, बाकी बहुत सारे लोग। तो अगर फंडिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा ऐसा सुझाव है, सेल्फ फंडिंग पे हमने फोकस करना है, और सेल्फ फंडिंग के लिए हमने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 1000, अगर मिनिमम शुरुआत करते हैं तो 500 से शुरुआत कर सकते हैं या 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, कि हम हर महीने में 1000 रुपये अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसी ही विज़न के लिए हम निकालें, और एक जगह पे एक पर्सन को जिम्मेदारी दे कि भाई हम एक कंट्रीब्यूशन इसके लिए आपके पास में जमा करना चाहते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प अगर हम शुरुआत करते हैं तो 6 महीने के अंदर अगर हम 10 लोग हैं तो उसका काउंटिंग कर लीजिए, तो हमारे प्रकाशन के लिए 6 महीने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मिनिमम प्रकाशन करके हम अपनी जो नॉलेज है या हमारा जो मैसेज है, इंटेंशन जो है, उसको हम एक्सपोज कर सकते हैं, और यही हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे पास में और कोई प्रॉपर डोनर हमें नहीं मिलता या हम किसी से हेल्प लेना चाहते नहीं लेना चाहते, और नेक्स्ट फेज रहेगा। लेकिन फर्स्ट फेज में अगर हमारा इतना कमिटमेंट अगर हम आज के दिन में करते हैं, और करने के लिए अगर हम अपने आप को कैपेबल समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का दिन यहाँ पे पूरी तरह से सफल हो सकता है। हमारी जो ज़रूरत है, और हमारी ज़रूरत के लिए अगर हम ही अगर आगे आते हैं और उसमें अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और एक धीरे धीरे हमारे उस फंड को धीरे धीरे अगर वो बढ़ते रहेगा, या बढ़ाने के लिए हम बाकी लोगों की भी फिर बाद में हम
हेल्प ले सकते हैं, या हम कुछ मेंबरशिप निकाल सकते हैं कि भाई आप इसको आप साल में इतना आप मेंबरशिप दे सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं। फिर हम एक पब्लिक डोमेन में हम लेके जा सकते हैं, ताकि उसमें से हम 200 भी या 200 का मेंबरशिप निकाल सकते हैं, 500 का मेंबरशिप निकाल सकते हैं। ताकि बाकी जो लोग एक रीडर बेस है या कोई सपोर्ट बेस है, उस मेंबरशिप के माध्यम से हमारे इस विज़न के साथ या इस मिशन के साथ वो जुड़ सके। वो नेक्स्ट फेज रहेगा। लेकिन फर्स्ट फेज में हमें 2 ही काम करना है। एक तो हमें लिखने की कला नॉलेज के साथ इम्प्रूव करनी है। जो हमारा नॉलेज है, जो हम ले रहे हैं, जो हमारे पास में है, उसको राइटिंग में हमें एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारी गलती है उसको मिनिमाइज़ करना है। पूरा अच्छा होगा ऐसा कोई हमें किसी से अवार्ड नहीं लेना है कि आप कितने अच्छी तरह से लिखे हैं और कितना ऑथेंटिक लिखे हैं। ऑथेंटिक भी हमें कोई ज़रूरी नहीं है बिगिनिंग में, ऑथेंटिक धीरे धीरे होता है। बाबा साहब ने जब अपना आर्टिकल लिखा तो इतना ऑथेंटिक पहले नहीं लिखा। जब उन्होंने डिसर्टेशन शुरुआत किया था तो उनको पता नहीं था कि डिसर्टेशन क्या होता है और कैसा लिखा जाता है। धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट आया। वो खुद अपने एजुकेशन के बारे में बताते कि किस प्रकार से मैं विद्यार्थी कितना पहले उतना अच्छा नहीं था जितना बाद में मैं होते गया। तो हमें भी अपने एक विद्यार्थी के रूप में हमें अपने आप को देखना है। हमारी जो इम्प्रूवमेंट है धीरे धीरे होनी ही है अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो। परफेक्ट हम बिल्कुल शुरुआत में नहीं हो सकते, ना हमें होने की ज़रूरत है। भले मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ, बाकी लोग भी अपेक्षा कर सकते हैं कि भाई परफेक्ट ही होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शुरुआत में हमें परफेक्ट होने की कुछ भी हमारे मन में ऐसा नहीं रखना है। हम इनपरफेक्ट होके परफेक्ट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर इनपरफेक्ट भी नहीं करेंगे तो फिर परफेक्टनेस हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। इतना भी ज़रूरी है। तो हम अपनी बात पे पूर्ण आगे बढ़ेंगे। और मैं अभी ज़्यादा बात ना करते हुए इस बात से ही अपनी बात को मैं पूर्ण करूँगा कि जो बातें आप लोगों ने कही है और मैंने जो बताई है, इसका लास्ट कंक्लूज़न यही है। 2 बातों पे कपूरचंद जी आप इसको नोट डाउन करिए कि विज़न में हम अपने ये डाल सकते हैं कि हमें बौद्ध साहित्य में, मतलब उसमें बाबा साहब का भी साहित्य आ गया। ऐसा नहीं कि बौद्ध साहित्य मतलब बाबा साहब के साहित्य के साथ में नहीं है। मतलब आधुनिक बौद्ध समाज में जो साहित्य को हमें सर्जन करना है, आज की आवश्यकता और ज़रूरत को समझ के, ये हमारी जो ज़रूरत है और जो बुद्ध की जो शिक्षा है, बाबा साहब की जो शिक्षा है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें साहित्य का सर्जन करना है। ये हमारा फर्स्ट विज़न है। और मिशन के तौर पे हम देख सकते हैं कि हम अपने आप को डेवलप करें। इसको लिखने के लिए हमारे एकेडमिक तौर पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे हम काम करें और एक प्रॉपर तरीके से हम अपनी जो ट्रेनिंग जो है लिखने की हो या उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ने की, ताकि हम 6 महीने के अंदर एक हमारा प्रकाशन प्रकाशित हो। और उसके लिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन जो है, अगर हम सेल्फ कंट्रीब्यूशन को अगर एक्सिक्यूट करते हैं या सेल्फ कंट्रीब्यूशन को अगर हम संकल्प करते